सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको मेरा आज खास करके हरा भरा खिलखिलाता सा नमस्कार। बरसाती नमस्कार। बरसाती नमस्कार, भीगा भीगा नमस्कार। और इसके साथ ही इसकी जो खास वजह वो बाद में बताएंगे अपने श्रोता भाई बहनों को, लेकिन सबसे पहले उनको भी तो हम नमस्कार करते हैं जो हमारे रेडियो पर रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो सभी श्रोता भाइयों को और बहनों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं सखी सहेली के मंच पर। तो ममता जी देखिए कितनी झिरझिर बारिश हो रही है ना, मजा आ रहा है ना। बारिश तो हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हम आपसे उससे पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो ये कि जब हम पिता का नाम लेते हैं तो पिता की क्या यादें हैं? कोई चिट्ठी कभी लिखी गई हो, पिता ने चिट्ठी लिखी हो, या कोई फोन कॉल, ऐसी कोई याद है आपके जहन में? बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं जो आज इस विषय पर ताजा होके आ गई हैं। और अगर हम ये छेड़ देंगे तो हमें लगता है पूरा सखी सहेली कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और यादों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, है ना। तो यही एक विषय है ऐसा, जब हम पिता की बात करते हैं तो यादें ऐसे बिल्कुल बरसती बूंदों की तरह हमारे आंखों के सामने झिलमिलाने लगती हैं। तो हमारे श्रोताओं के जहन में भी तमाम यादें हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने विषय पोस्ट कर दिया है। तो लगातार श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं साझा की है अपनी बात, अपनी यादें, वो साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbs Mumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने उनसे पूछा है क्या यादें हैं आपके जहन में फादर्स डे की। कल हमने फादर्स डे मनाया और सभी ने अपने अपने तरीके से, किसी ने केक काटा तो किसी ने पिता को चिट्ठी लिखी, किसी ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया। जिनके पिता दूर हैं उन्होंने फोन पर बात की, वीडियो कॉल से भी बातें करी बिल्कुल, कुछ लोगों ने। और जिनके पिता इस संसार में नहीं है उन्होंने अपनी पुरानी यादें साझा की। जी। तो ये मुद्दा ऐसा बड़ा है कि इस पर शब्द कम पड़ जाएंगे, वाक्य कम पड़ जाएंगे। आपने कही है, और बहुत सारी यादें जो हैं वो आज के दिन ऐसी उभर के आएंगी कि आपको लगेगा कि किस याद को हम साझा करें। तो जो आपको लगती है वो आप कम शब्दों में प्यारी सी बात लिख करके भेजें और फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे बहुत सारी। हमने आज आपको कहा था ना हरा भरा खिलखिलाता था नमस्कार बोला था ना। हाँ, लेकिन हम आपसे हरी भरी वो बात नहीं पूछेंगे अभी। अभी हम आपसे ये पूछेंगे कि विषय क्या है। हम तो विषय तो हम बताएंगे, लेकिन ये बात बताए बगैर हम मानेंगे नहीं। और हम आज ममता जी ने हरे रंग का कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन रखी है ना। तो चलिए इस हरियाली का राज हम नहीं बताएंगे आपको, वो तो बाद में पता चलेगा। जब सबको पता है कि हम तो फोटो खींचते हैं ना। लेकिन आज विषय की बात कर लेते हैं। पहले विषय क्या है वो बता देते हैं। तो जैसा हमने बता ही दिया है कि आज हम बात करेंगे फादर्स डे के बारे में, और हमारी सखी विशेष में है सिमरन शर्मा जो पैरा एथलीट है, उनके बारे में बात करेंगे। और विषय है हमारा कठिनाई सफलता की सीढ़ी भी है, जिसमें बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं ममता जी, जिन्होंने आसानी से सफलता नहीं प्राप्त की है। उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है, दिन रात की होती है। कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करी, उस पर भी हम दरअसल क्या होता है मंजरी जी की कठिनाई देखकर हम हार मान जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं हमारे कि इतना कठिन जीवन है, आगे कैसे बीतेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी जीवनी है, बहुत सारी जिंदगियां हैं जिनके पीछे हम तफसील करें तो पता चलता है कि उनका जीवन बहुत कठिनाई से गुजरा, लेकिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, एक अच्छे इंसान बने। तो कठिनाई से हार नहीं मानना। इसी तरह की बात हमारे श्रोताओं से भी हम उम्मीद करते हैं कि उनके क्या अनुभव हैं, उनके घर परिवार में उनके बच्चे, उनके भाई, पिता ने कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े, ये बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि बड़े ओहदे पर पढ़ने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई मौका नहीं है, स्थितियां नहीं है कि हम आगे पढ़ा सकें। लेकिन बहुत संघर्ष में पढ़कर, यहाँ तक कि हमें तो याद है कि
कि माता पिता यही कहते थे कि फलाना नीम के पेड़ के नीचे लालटेन जला के पढ़ाई किया और आईएएस बन गया, और वो पीसीएस ऑफिसर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो इस तरह की कोई बात है, साझा कीजिए। अपनी बात भी साझा कर सकते कि आप किस तरह से आगे बढ़े, कैसे कैसी परेशानियां झेलते हुए आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, तो वो कैसे पहुंचे। अच्छा, बारिश के इस मौसम में क्या खिलाने वाली हैं आप बनाकर? सूजी के नाश्ते बनाएंगे, कुछ नमकीन कुछ मीठे। नमकीन जरूरी है क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो चटपटा ही अच्छा लगता है। हाँ, बारिश मुंबई में हो रही है और बहुत सारे जगहों पर, तो जहाँ नहीं बारिश हो रही तो बारिश के थोड़े छींटे हम अपने इस गीत के जरिए भेज देंगे, और आपका सवाल गाने के बाद जी। झिर 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 बदरुआ बरसी हो कारे कारे, झिर 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 बदरुआ बरसी हो कारे कारे। सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, माने ना मन मोरा सजना बिना। झिर 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 बदरुआ बरसी हो कारे कारे, झिर 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 झिर। आ जाके तो है मेरी प्रीत पुकारे, तुझको ही आज तेरा गीत पुकारे। आ जाके तो है मेरी प्रीत पुकारे, तुझको ही आज तेरा गीत पुकारे। याद आई बीती बातें तुमसे मिलन की रातें, याद आई बीती बातें तुमसे मिलन की रातें, काहे को भूले मुझे अपना बना। झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे कारे, झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे कारे। सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, बरखाना भाए डोली तेरे बिना। झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे कारे, झिर 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 झिर। तेरे घुंघराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तेरे घुंघराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तेरे बिन झूठा मेरा हर सपना। झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे कारे। तो ममता जी देखिए, बदरवा कारे कारे बरस रहे हैं, कहीं कहीं पर बरस रहे हैं, यहाँ अपने मुंबई में तो देखिए हो ही रहे हैं। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जो सवाल जो मैंने किया था उसको आप मतलब भूल गई, टाल दिया, बताने में मन नहीं कर रहा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पूछिए, सवाल क्या था आपका? मेरा मतलब है आज आपने जो हरा हरा ड्रेस पहना है उसको पहनने की कोई खास वजह? बस जो हरा भरा मौसम है ना, हरे भरे मौसम के साथ पोशाक के तालमेल बिठा ली। क्या बात और सावन का इंतजार भी तो है, जब बारिश होगी, हरियाली छाती है। आपने तो हरी चूड़ी भी पहन रखी है तो जैसे लग रहा है कि सावन आ ही गया, आने ही वाला है ना? अब आप ज्यादा मत बताइए सारे श्रोताओं को, जल्दी से बताइए कि हमारे श्रोताओं ने टिप्पणी क्या लिख भेजी है। बिल्कुल, देखिए, पापा जो होते हैं वो परिवार के धुरी के समान होते हैं। माता पिता, जहाँ माता का सम्मान किया जाता है ना ममता जी, वहीं पर पिता का सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण
होता है, क्योंकि उनके बगैर घर की एक कल्पना नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। वो एक प्रथम पुरुष होते हैं परिवार के, जिनसे परिवार आगे फलता फूलता है, बढ़ता है, और उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में रह के, उनके साथ रह करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मंजरी जी, जब कभी पिता डांट लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा आता था जब हम छोटे थे, तब लगता था कि क्यों इन्होंने डांटा, और लेकिन उनकी देखभाल के बारे में बड़े होके समझ में आता है कि हाँ, उस डांट के पीछे कितनी ज्यादा फिक्र थी। एक वट वृक्ष की तरह होते हैं वो। कई बार पिता बड़े गंभीर होते हैं, जताते कम है, लेकिन उनके भीतर जो प्यार होता है वो अलौकिक होता है। वैसा प्यार कहीं भी मिलता नहीं है, और चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, उनका प्यार निर्लिप्त होता है और एकदम सबके लिए बराबर होता है, समान होता है। ममता जी, पिता जो होते हैं वो बिल्कुल अनुशासित खुद भी रहते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी बच्चे, यानी पत्नी भी हो, बच्चा, हर कोई इंसान जो भी परिवार का है वो पाबंद हो, समय का पाबंद हो, और वो समाज में कैसे बच्चों को खड़ा होना सिखाते हैं, समझाते हैं। पिता बच्चे की छोटी से छोटी इच्छाओं को पूरा करने में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो कहना चाहिए कि बस लगता है कि पापा हो तो बस सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा लगता है। और हमारे संदेशों में भी देखिए कितनी प्यारी सी बात लिखकर भेजी है। देखिए, एक हमारी सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि पिता की अहमियत क्या कहें। पिता उस वट वृक्ष के समान है जो चिलचिलाती धूप में भी धूप को भी अपने में समेट कर हमें ठंडी छांव देते हैं। बस बाबूजी भी वही होते हैं। किसी ने खूब कहा है, पिताजी माँ की मुस्कान है, हमारे लिए विस्तृत आसमान है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी खट्टा तो कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, अनुशासन है। पिता दौर से चलने वाला प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता के बिना तो जीवन अनाथ है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए जान भी देने तक को तैयार होते हैं। ऐसे में पापा के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करने के उद्देश्य से हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन दुनिया भर के पिताओं के लिए समर्पित होता है। हमारी एक और सखी ने इसी तरह की बात लिखी है, जिसमें उन्होंने आगे लिखा है कि जिसमें उपहार देना, पिता के लिए विशेष भोज, पारिवारिक गतिविधियां शामिल हैं, और इसमें लोग तोहफे देते हैं और इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और एक लिखते हैं कि माँ के प्यार के आगे बार बार पिता के बलिदान दिए जाते हैं। उतनी ही गहरी हमारी माँ की तरह ही पिता की भी होती है। आपको समाज में जीने के काबिल बनाने के पीछे आपके पिता का हाथ होता है। पिता वो नायाब हस्ती है जो अपनी हस्ती फना कर देता है अपनी औलाद की हस्ती के लिए। माँ अगर जन्नत है तो दोस्तों पिता जन्नत का दरवाजा है। हमारी एक सखी ने लिखा है कि मेरे पिताजी मेरे पीछे चट्टान की तरह आज भी खड़े रहते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है पिताजी का नाम पहले याद आता है। एक गाना सुन लेते हैं ऐसे ही, फिर और बातें करते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे
सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा। हर पिता की ये आकांक्षा होती है कि उसका राज दुलारा एक दिन नाम करे, एक बड़ा इंसान बने, एक अच्छा स्वस्थ नागरिक बने, है ना। और बचपन में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर माँ पिता अपने बच्चे के लिए इस तरह के गाने गाया करते हैं। ये जो गीत अभी सुनवाया हमने अपने श्रोताओं को, फिल्म थी एक फूल दो माली, और मन्ना डे की आवाज़ गजब इस गाने पर फबती है, खूबसूरत लगती है। प्रेम धवन की रचना थी और रवि का संगीत था, और हमारे श्रोता भी बिल्कुल डूब गए हैं इस विषय पर। बिल्कुल सही बात है। एक लिखते हैं कि पापा और उछालिए, अच्छा लग रहा है, उसे ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे पापा है, उसे पता है कि पापा मजबूत बाहें फैलाकर उसे संभालने के लिए खड़े हैं। सच यही है जीवन में पिता का होना, हमें तब पता चलता है जब उनका स्थान रिक्त हो जाता है। बिल्कुल सही सी बात कही। और ममता जी, पिता से जुड़ी हुई बहुत यादें हैं कि हम लोग भी बचपन में उनकी, मतलब वो डांटते नहीं थे, आंखों से ही डराते थे। तो जब हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते थे, मम्मी कहती देखो दरवाजा की कड़ी बोली है, तो लगता है कि आ गए हैं तुम्हारे पापा, डैडी आ गए हैं। तो हम लोग झट से चारपाई पे लेट करके और अपनी नोटबुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते थे। और मेरे डैडी आते थे, वो हम लोग की नोटबुक देख के कहते थे सीधी कर लो, कितनी पढ़ाई की कितनी पढ़ाई करना। और ये भी होता था। अब लेकिन मंजरी जी, अब पैमाना बदल गया है। अब पिता और बेटे का रिश्ता दोस्ताना हो गया है। अब पिता बच्चे के दोस्त के रूप में हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो दोस्त के रूप में ही बात करते हैं, और वही ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो रवैया अब रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बच्चे बहुत सारी चीजें छुपाना शुरू कर देंगे, बच्चे उन्हें बहुत सारी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत तेज हो गए हैं बच्चे, बहुत शार्प हो रहे हैं। और कई बार पापा बच्चों के साथ दोस्त इसलिए भी बन जाते हैं, मस्ती करते रहते हैं। अगर माँ ने कहा आप ये पढ़ा दीजिए, मैथ सॉल्व करा दीजिए, तो वो उसके साथ, बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा मजेदार किस्सा हो जाता है आपस में। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पिता का साया जब तक बच्चे के सिर पर होता है तब तक वो बूढ़ा नहीं होता है, फिर उम्र महज नंबर भर होती है। पिता के ना रहने पर ही उनकी असल अहमियत और कमी का एहसास होता है। माँ और पिता हर बच्चे की
की जिंदगी के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके ऊपर उसकी जिंदगी की पूरी नींव गढ़ी जाती है। जीवन के हर संघर्ष से सामना करने का पहला कदम जो बच्चे पिता के साये में सीखते हैं, वे इस चुनौती को आसानी से पार भी कर लेते हैं। और एक लिखते हैं कि परिवार में एक रक्षक के रूप में पिता की भूमिका होती है, जो अपने बच्चों को प्रभावी ढंग से स्वस्थ एवं आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता होती है, जो आगे चलकर शारीरिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति के रूप में ढालने में मदद करती है। बचपन में उनकी कही गई कड़वी सच्चाई बातों को सुनने में तो बुरा तो जरूर लगता है, पर सर से पिता का साया उठने पर उनकी कही गई हमें मानसिक रूप से बात जो कही गई है वो मानसिक रूप से प्रभावित करती है, और उनकी कही गई बातों का अनुसरण कर हम प्रतिष्ठित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए समाज में पिता का होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिससे उनका सक्रिय जुड़ाव परिवार को मजबूती देता है। आज पिता दिवस अपने पिताजी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे हमारे साथी ने लिखा है। और एक लिखते छोटा सा संदेश उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी मेरे पीछे चट्टान की तरह आज भी खड़े हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है पिताजी का नाम पहले याद आता है। हैप्पी फादर्स डे। ऐसी तमाम यादें हैं मंजरी जी जो हम सबके जहन में अभी घूम रही हैं। और पिता क्या होता है कि उंगली पकड़ा के हमें बहुत सारी बातें सिखा देते हैं, और जो वो कह देते हैं पत्थर की लकीर हो जाती है। हम बड़े होने तक हमें वही बात याद आती है। हमें याद है कि हमारे पिता बैठ के कुछ सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान के बाद हाथ जोड़ के बैठे हुए थे और कुछ मंत्रोच्चार जैसे कर रहे थे। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने आंख खोली और कहा कि हम इस समय मंत्र जप रहे हैं। तो हमने कहा मंत्र क्या होता है? तो छोटी सी उम्र में हमें सवाल बहुत सारे होते थे। तो उन्होंने कहा कि मंत्र ऐसे होता है। तो उन्होंने कुछ बताया, मुझे समझ में नहीं आया। तो उनको लगा कि मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई कविता याद है? तो मैंने कहा हाँ याद है। तो उन्होंने कहा सुनाओ। मैंने कविता सुना दी। तो फिर कहने लगे कि ये कविता तुम याद करो। मैंने कहा मंत्र क्यों जप रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना होती है और मन को शांति मिलती है। तो मैंने कहा कि मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत छोटी हो, नहीं सीख सकती। तो मैं जिद पे अड़ गई। तो उन्होंने कहा कि जो कविता तुम्हें याद है, मुझे वो बचपन की कविता अभी भी याद है। इस तरह से थी, हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान, चाहे दुख हो चाहे सुख हो रहे देश का हरदम ध्यान, बाधाओं में विपदाओं में धीरज बनूं बलवान। इस तरह से कुछ लाइनें थी। तो ये देशभक्ति की कविता थी। उन्होंने कहा कि आंख बंद करके बैठो और इस कविता को पढ़ो मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा यही मंत्र है? तो उन्होंने कहा कि मंत्र नहीं है, बस ये अगर ध्यान किया तो इससे मन को शांति मिलती है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो मैं बहुत कई सालों तक ये हाथ जोड़ के, मतलब अगर मंदिर के सामने हम बैठे तो हम यही कविता ही याद करते थे। तो पिता का ऐसा होता है, मतलब इतना ज्यादा असर होता है उनकी बातों का। तो यही कहना चाहते हैं आज के इस मौके पर कि जो भी पिता हैं बच्चे के लिए टाइम निकालें। आज जो व्यस्त जिंदगी है उसमें भागम भाग की जिंदगी में बहुत सारे पापा ऐसे हैं जिनको वक्त नहीं है कि बच्चों के लिए वक्त निकालें या उनके साथ घूमें खेलें। क्योंकि जो कुछ बाद में जब वक्त निकल जाता है ममता जी तो बाद में पछतावा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनके साथ समय का एंजॉय करें। और जो पापा जो सीख देते हैं अपने आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, कहना चाहिए। और ये भी देखिए कि आज जो हम संस्कार दे रहे हैं क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन पर भी नजर रखिए। क्योंकि आज के समय में बच्चों को संस्कारी होना बहुत जरूरी है, उनको संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। कई बार ये भी होता है, बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि बहुत सारे पिता को ये कहते हुए देखा है कि हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत कुछ सब कुछ, उसको कोई कमी नहीं होने दिया है। आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है और अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे बैग, बड़े बड़े महंगे। लेकिन यही नहीं होती जिम्मेदारी पिता के लिए। और भी उनको वक्त देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ में बच्चों के लिए भी यही कहना है जो स्टूडेंट्स हैं कि वो सब हर वक्त मोबाइल में रहे, पढ़ाई लिखाई में रहे, उसके साथ साथ पिता का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, 1 घंटा घर में ऐसा निकाले कि मोबाइल सब दूर कर दें और बैठ के एक जगह बैठ के खूब सारी बातें करें। और हम क्या ख्याल रखें? हम गीत सुन लेते हैं। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी
बात ना समझो, तार है ये, कागज नहीं है, प्यार है ये। दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी, तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं। इस जीवन के सपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, सारा जग है बेगाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समंदर पार से, ये सब हम सबके बचपन का जी, गाना, हमारे बिल्कुल। श्रोताओं के बचपन का गाना भी होगा। तकदीर फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित और साथियों की आवाजें थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शी की ये रचना थी। अब समय हो चला है एक अंतराल का। लेते हैं एक ब्रेक। संगीत सरिता में बहती है सुरों की अविरल धारा, मन के सागर को भरते हैं संगीत के खजाने। सागर तट पर बसी सभ्यता का संगीत लिए आ रही है संगीत सरिता की नई श्रृंखला, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता। थोड़ा बहुत पश्चिमात्य संस्कृति का प्रभाव गोवा पर हो गया, मैं ना नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सब होकर भी भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप आज भी गोवा में मौजूद है। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर शकुंतला भरणे 20 जून से विविध भारती पर। हौसाइबा पुल तोडी वेता दामुल्या लग्नक वेता मक साइबा वाट दाखोई मक साइबा वाट दाखोना। 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। ममता जी, एक संदेश पढ़ लेते हैं। लिखती है कि अपने पिता से बहुत डरा करती थी। उस समय कई पाबंदियां लगा रखी थी, जैसे फिल्में देखना, संगीत सुनना, अकेले घर से जाने की बहुत पाबंदी थी। बस पढ़ाई पर बहुत जोर देते थे। उस समय ये बातें बहुत बुरी लगती थी। मन ही मन बहुत गुस्सा आता था पिताजी पर बड़े होने पर सब समझ में आ गया कि इतनी पाबंदियां कितनी सही थी। और आज मंजरी जी 16 जून है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो प्रवासी श्रमिक है उनके योगदान के महत्व को उजागर करना होता है इसका उद्देश्य। और परिवार को जो धन राशि भेजी जाती है उसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना भी इसका मकसद है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये दिवस मनाया गया। और जो परदेश में रहकर काम करते हैं वे परिवार के लिए जो कमा कर धन भेजते हैं, जिसे देश में रहते वहाँ की करेंसी के माध्यम से अपने देश की करेंसी में परिवर्तित कर पैसा भेजा जाता है। यानी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं और बचत करते हैं, उनको वो हस्तांतरण करते हैं, भेजते हैं अपने घर के लिए। जब प्रवासी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नकद या सामान के रूप में घर भेजते हैं तो इसे ये बात कही जाती है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि इसके महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसे नकद, चेक, मनी ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ईमेल, फोन या इंटरनेट के माध्यम से भी भेजा जाता है। और डेबिट निर्देश का उपयोग करके प्रेषक एजेंट की धन का भुगतान करता है। 3 चरणों में ये कार्य होता है। बिल्कुल। और धन प्रेषण करने के लिए पर्याप्त बचत भी करनी पड़ती है। यानी हम जो कमाते हैं उसमें अपना खर्चा निकालकर जो बचता है उसे परिवार को भेजते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। और मंजरी जी, ये कहा जाता है कि जब भी कोई बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो यही अमूमन कहा जाता है कि अरे भाई इन्हें क्या कमी है, क्यों नहीं पहुंचेंगे, इनके पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, भरा पूरा परिवार है, कमी क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत ही कठिनाई से आगे बढ़े हैं। उनके नाम का हम जिक्र भी करना चाहेंगे। ये भी कहते हैं ना कि सफलता की इबारत यूं ही तो नहीं लिखी जाती है ना। जीवन में चुनौतियों, संघर्षों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। कई बार इतनी समस्याएं घेर लेती हैं कि लगता है अब कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, मन टूट जाता है, मनोबल टूटता है। कई प्रयास के बाद भी मन हताशा, निराशा के गोते लगाने लग जाता है, जिससे उबरकर बाहर निकल पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगने लगता है। आपको भी ऐसा कभी कभी लगता होगा? बिल्कुल बिल्कुल लगता था, क्या लगता भी है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। और ममता जी, हमने अपने आसपास भी कई लोगों को देखा है जो कि वो लालटेन की रोशनी, टिमटिमाते हल्के से प्रकाश में भी अपना सारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाया करते थे। और कई बार लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते लिखते देखा और सुना भी है। यहाँ तक कि चांदनी रात में भी पन्नों को पलटते देखा है। बस एक जुनून होता है उनके अंदर कि सब कुछ इन किताबों से जान ले, पढ़ ले, समझ ले। और सफलता बड़ी कठिनाई से मिलती है और दिन रात की मेहनत, दृढ़ संकल्पों का इरादा उसमें छुपा होता है। और आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो समझे कि यही वो पहली सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। और ऐसे बहुत सारी महान हस्तियां भी हुई हैं जिनका जीवन कठिनाई से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल पड़े और उन्हें विश्वास भी था उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन वो मुकाम भी मिल जाएगा जो वो पाना चाहते हैं। कोई आकाश की अनंत ऊंचाई को भेदने का ख्वाब बुनता है, तो कोई अंतरिक्ष की सैर कर ग्रहों की चाल को समझना चाहता है, तो कोई चांद की सतह पर उतरना चाहता है। ऐसे तमाम नाम हैं हमारे सामने। और वहीं कोई ऊंची पर्वत चोटी पर फतह करना चाहता है। ऐसे ही पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल, जिन्होंने 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का में माउंट मैकनेले को फतह किया और 2013 को वो इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता एक कुशल गृहिणी थी, लेकिन मन में कुछ करने की इच्छा थी, इसलिए उन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। और ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेश्कोवा रशिया की सर्वप्रथम महिला बनी, जिन्हें
400 से अधिक लोगों के बीच से चुना गया था और अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें चुना गया था। और छोटे से गांव में जन्मी 8 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था और पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा आगे की उन्होंने पढ़ाई करी थी। स्काई ड्राइविंग में विशेषज्ञता प्राप्त करी और बाद में अंतरिक्ष यात्री इंजीनियर के रूप में ग्रेजुएट हुई और आगे चलकर वे अंतरिक्ष यात्री बनकर कई उनको पुरस्कार भी मिले और सम्मानित भी हुई। तो कहना चाहिए कि मेहनत करी उन्होंने और आगे बढ़ी। तो ये कहा भी तो जाता है ना, कहीं न कहीं मेहनत का परिणाम मिलता ही है, सफलता की कहानी लिख देता है मेहनत। ऐसे ही भारतीय सिनेमा के जो दिग्गज संगीतकार हैं नौशाद साहब लखनऊ में उनका जन्म हुआ था और बचपन में वो हारमोनियम रिपेयर किया करते थे। संगीत में रुचि थी, पिता का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। संगीत उनके जहन में था, रग रग में था और पिता ने कहा कि संगीत या परिवार दोनों में से एक चुने, तो उन्होंने संगीत को चुना। घर छोड़कर मुंबई आए और कई रातें उन्होंने सड़कों पर गुजारी। संघर्ष से जीवन उनका भरा पूरा था, लेकिन वो दिन आया जब सफलताओं ने उनके कदम चूमे और फिल्म रतन 1944 में बनी थी। यहाँ से सफलता की कहानी, उनकी कहानी शुरू हुई। फिर तो मदर इंडिया, बैजू बावरा, मुगल आजम, अनमोल घड़ी, आन, संजोग, कितनी सारी फिल्में हैं, हम गिराने चले तो अभी वक्त कम पड़ जाएगा। और विविध भारती से कोई ऐसा दिन नहीं होता जब नौशाद साहब का गाना न बजाया जाता हो। और आज हम जब भी कोई गीत गाना चाहते हैं तो ममता जी सबसे पहले लता जी के ही गीत ओठों पर सज जाते हैं। 6 दशकों से ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता जी ने 5 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया था। पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की कम उम्र में परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाते हुए अपना स्थान बनाने में कठिनाइयों का सामना किया। संघर्षों भरा जीवन, कठिन मेहनत, लगन, अभ्यास का रास्ता एक दिन उनको सफलता की ओर ले चला। लता मंगेशकर का जिक्र हुआ है तो एक गाना सुनते हैं, गीत फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज है और साथ में महेंद्र कपूर की आवाज। रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं।
सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। गीत फिल्म का ये गीत था और कठिनाइयों का जिंदगी में आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे मुकाबला कर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए ये सफलता की एक मजबूत सीढ़ी मानी गई है। ये हमेशा याद रखिएगा कि बेहतर दिन आने के लिए कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में अगर अपने कठिनाइयों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, और वहीं अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप कठिनाइयों की सीढ़ी चढ़कर अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और हमारे साथी लिखते हैं कि कठिनाई सफलता की सीढ़ी भी है। मैं तो ये कहूंगा कि कठिनाई और परिश्रम ही सफलता की सीढ़ी है। किसी भी छोटी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। उसमें बहुत सी कठिनाइयां आ जाना लाजमी है। बात है अपने लक्ष्य को प्राप्त के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाने के बाद अवश्य सफलता का स्वाद चखा जा सकता है। मंजरी जी, हमारी प्रतिभावान बेटियां, खासकर बात करें खेल जगत की, तो भारत की बेटियों ने देश के लिए मिसाल पेश की है। अब हमारे सामने एक नाम है सिमरन शर्मा, जो दृष्टिबाधित है, पैरा एथलीट है। इनके बारे में आज हम अपनी सखियों और सखाओं को जानकारी दे रहे हैं। सिमरन शर्मा कम उम्र में ही दृष्टिबाधित होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत उनके इरादों को मजबूत करते गए। सिमरन शर्मा का जन्म हुआ था 9 नवंबर सन 1999 में और ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। आपके पिता का नाम मनोज शर्मा और माँ का नाम सविता शर्मा था। जब वे जन्मी उस वक्त वो समय से पूर्व यानी 6.5 महीने में ही हो गई थी। नन्ही सी बच्ची, शुरू से दृष्टि दोष से ग्रस्त थी। माता पिता के लिए चिंता का पल था, लेकिन वे अपनी नन्ही सी बच्ची को पाकर खुश थे। और सिमरन शैशवावस्था को पार कर शिक्षा भी प्राप्त कर रही थी। इस तरह जब वे कक्षा 6 में थी तो उन्होंने ब्लॉक स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और खुशी की बात यह कि वे प्रथम स्थान पर आ गई। इस तरह से वे आगे भी खेल प्रतियोगिताओं में अपना नाम लिखवाती और अन्य सामान्य बच्चों के साथ दौड़ती और फर्स्ट आने लगी। यहीं से उनको खुशी मिलनी शुरू हो गई और हौसला भी बढ़ता गया। जब वो कॉलेज की ओर उन्होंने रुख किया और तो कॉलेज में जब उन्हें एडमिशन मिला, यहीं से उनके सपनों को उड़ान मिले। इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू कर दिया और यहीं से उन्हें लगा कि अब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को उन्हें अपनाना चाहिए। तो 2015 में उनकी मुलाकात लखनऊ के खंजरपुर के रहने वाले गजेंद्र सिंह से हुई। वे सिमरन के कोच बने। उन्होंने सिमरन की प्रतिभा को पहचाना और बाद में वे दोनों विवाह बंधन में भी बंध गए। गजेंद्र ने सिमरन को आर्थिक और मानसिक सहयोग दिया और खुद ट्रेनिंग देने लगे। पैरालंपिक खिलाड़ी सिमरन ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला गोल्ड मेडल जीता। चीन में आयोजित प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल उन्होंने ये जीता था। और सिमरन ने 2021 में दुबई में ग्रैंड पिक्स और वर्ल्ड ग्रैंड पिक्स में भाग लिया। इसी वर्ष टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी। हालांकि पदक उन्हें नहीं मिला था और 2022 में एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। उन्होंने 100 और 200 मीटर T12 स्पर्धाओं में दो रजत पदक भी उन्होंने प्राप्त किए थे। और इसके अलावा ये भी बता दें कि एशियाई खेलों में उन्होंने 24 अक्टूबर 2023 को 100 मीटर के लिए 12.68 सेकंड और 26 अक्टूबर 2023 को 200 मीटर के लिए 26.12 सेकंड के समय में दौड़ पूरी की थी। 2024 में उन्होंने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया था और गौरव बढ़ाया था। जी, और 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। जब वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी तो उन्होंने कहा था, सर अब की बार मेडल का कलर बदलना है, और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। और ये भी बता दें कि सिमरन सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत रही। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से हर सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। अपनी दिव्यांगता को कभी उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया। आज भी वो अपनी मेहनत को रंग दे रही हैं। ऐसी प्रतिभावान बेटी को दिल से उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से वे मिसाल बने और भी पदक प्राप्त करती रहें।
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो ममता जी देखिए, आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन की। तो सूजी के नाश्ते तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, तो उनकी रेसिपी पढ़ते हैं। सूजी स्नैक्स रेसिपी। सामग्री, सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 1.5 कप रवा ले ले कटोरी में। ध्यान रखें कि रवा बारीक हो। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का लें, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून इसमें तेल डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं और ध्यान रखें कि आटा नम हो। अब इसमें आधा कप या जरूरत के हिसाब से पानी डालकर गूंथना शुरू करें। इसमें जरूरत के हिसाब से पानी मिलाते हुए नरम आटा गूंथ लें और इसे 1 टीस्पून तेल लगाकर 20 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिए और बाद में इसे थोड़ी देर बाद दोबारा गूंथें कि सूजी ने पानी अच्छी तरह से सोख लिया हो तो आटा नरम हो जाता है। अब इसमें से छोटी सी लोई तोड़ें और उसे बेलनाकार बेल लें। अब कांटेदार चम्मच को पीछे से हल्के से दबाकर कुंडली जैसा आकार बनाते हुए रोल करें। अब इसे गर्म तेल में मध्यम आंच में डीप फ्राई करें। समय समय पर इसे चलाते रहें और सभी तरफ से एक समान रूप से तलें जब तक सूजी स्नैक्स सुनहरा और खस्ता ना हो जाए। इसे फ्राई करें और बाद में आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भी 2 हफ्तों के लिए आप इसे रख सकते हैं और चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, सूजी उत्तपम बनाने के लिए क्या करें? सूजी उत्तपम बनाने के लिए सामग्री है 1 कप सूजी, दही आधा कप और टमाटर 1 कटा हुआ, पत्ता गोभी कटा हुआ आधा कप, शिमला मिर्च कटी हुई 1/4 कप और हरी मिर्च 1, हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून, अदरक कद्दूकस 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा जरूरत के हिसाब से, राई, तेल और नमक स्वादानुसार। बनाने के लिए नाश्ते में टेस्टी सूजी उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी डालें
अब सूजी में दही डालकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा सा पानी मिलाएं और पकोड़े के घोल जैसा बैटर तैयार कर लें। अब इसे घोल में बारीक कटी हुई मिर्च जो भी सामग्री थी मिला लें और इसे तवा गरम करें और नॉन स्टिक तवे पर इसको थोड़ा सा घी लगा के या बटर लगा के फैलाएं और उत्तपम तैयार है। किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अब एक गाना सुनने की बारी है, लेकिन याद दिला दें मंजरी जी अपने श्रोताओं को कि आज जाने माने शायर और गीतकार शहरयार का जन्मदिन है। 16 जून को ही आज के दिन 1936 में उत्तर प्रदेश में बरेली में इनका जन्म हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिराक सम्मान और भी कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया था और उर्दू के चौथे साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। और ख़ास बात यह है जी कि शहरयार साहब अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन विविध भारती के स्टूडियो में वो आए थे और उनकी लंबी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वो सखी सहेली कार्यक्रम के बड़े मुरीद थे, वो बड़े ध्यान से सुनते थे और जब यहाँ आए तो बाकायदा उन्होंने आकर सजीव प्रसारण आकर देखा और कहा था कि किस तरह से आप सभी सखियां इसे प्रेजेंट करती हैं और सभी सखियों के नाम उन्हें याद थे। उन्होंने हम सब सखियों का नाम लिया और कहा कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। तो अब उनका जिक्र है तो गजल सुनते हैं उमराव जान फिल्म से। शहरयार के बोल थे